भूस्खलन, बारिश, बाढ़ और भू कटाव, गाँव का दबना और मलबे से खेतों का दबना, ये सारी बातों को देखकर याद आ रही है जैसे कि आटा और कट्टा एक रिलेशन होता है, वैसे ही एक रिलेशन समझ में आ रहा पहाड़ और उसके बाहरी आवरण के बीच। तबाही इतनी ज़्यादा है कि उसको मीडिया भी कवर नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर अचल संपत्ति का नुकसान हुआ है और जो जनहानि हुई है उसके सही आंकड़े नहीं हैं। और हमारे जो भी उसमें राहत या मदद देने वाली बात है वो उन लोगों तक पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है। वो लोग किस हालत में हैं जो इस पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है इस चीज़ का। और साथ में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, अभी तक तो कभी हुई नहीं, आगे होगी तो कैसे होगी। और जैसे जो लैंड खिसक गई है वो लैंड रिकवर नहीं हो सकती। पहाड़ पूरा एक शंकुनुमा पहाड़ होता है और जो अगर वो स्लाइड करता है तो उसकी सारी संपत्ति रह जाती है, चाहे वो वन संपदा हो, चाहे भू संपदा हो, चाहे उसके अंदर जल स्रोत हो। तो ये जो सारे नुकसान हो रहे हैं उनकी भी भरपाई नहीं हो सकती है। और क्या है इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जब बारिश का मौसम आता है तो फिर भूस्खलन, बाढ़, भूमि का कटाव, इस तरीके से भू संपदा का नुकसान होता है। जब गर्मी आती है तो फिर जंगल जलते हैं, खेत जलते हैं, बाग जलते हैं, घर जलते हैं, मवेशी जलते हैं और जंगली जानवर, वनस्पति और जीव सबका नुकसान होता है। साथ में वन संपदा का भी नुकसान होता है। और जब मौसम आता है जाड़ों का तो फिर कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी हिमस्खलन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारा कोई नया अनुभव नहीं है। उत्तराखंड में जब से सृष्टि की रचना हुई होगी तब से इन सारी चीज़ों से उत्तराखंड जूझता आ रहा है। परंतु कहते हैं कि जब आदमी किसी चीज़ का आदी हो जाता है तो अपने को उस अकॉर्डिंग ढाल देता है, परंतु उत्तराखंड अपने को उस हिसाब से ढाल क्यों नहीं पाया, वो बड़ी चिंता की बात है। इतने सदियों की बारिश झेलते हुए आ रहा उत्तराखंड, पर आज भी लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, ज़मीन का कटाव हो रहा है और जो वहाँ की मृदा है, जो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है वो बह रही है। और साथ में बह रहे हैं गांव, खेत और लोग, जान और माल का जो नुकसान हो रहा है वो अलग है। जंगल जल रहे हैं। जंगल जलने का ये नहीं है कि इसी साल जले, वर्षों से जंगल जल रहे हैं। वो जंगल अब अडॉप्ट नहीं कर पाए कि हम जंगल की आग से कैसे बचें, और ना ही जो वहाँ का जीव है और विशेषकर मानव जीव वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया कि जंगलों को बचाया जा सके। और वैसे हिमस्खलन, हिमपात और ओलावृष्टि से कैसे बचा जाए, उस अकॉर्डिंग या तो कर नहीं पाया या जो कर पाया था वो पलायन कर चुका है और उसको यही रास्ता लगा कि पहाड़ छोड़ दिया जाए। मैंने जब वीडियो की शुरुआत की थी तो बात की थी आटा और कट्टा। जब हम आटे को कट्टे में डाल देते हैं तो ऐसा लगता है कि जो आटा बहुत मजबूती से है, उस कट्टे में तुम चल भी जाओ, अगर वो बहुत अच्छी तरह भरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। पहाड़ में जो हिमालय की संरचना है, पहाड़ के ऊपर जो बाहरी आवरण, ये सोचना बहुत वो होगी, मतलब बहुत छोटी सोच होगी कि अगर हम ये सोचें कि पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा हिमालय है तो पहाड़ बहुत मजबूत है। मैंने जो बात कही कि आटे के ऊपर अगर कट्टा डाल दो तो कट्टा कितना भी बड़ा डाल दो तो आटे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आटे को उससे सपोर्ट मिलता है। अब वो कट्टे के ऊपर है कि कट्टा किस स्तर का है, किस उसकी जो गुणवत्ता है या मजबूती है वो किस लेवल की है, वो उस कट्टे पर निर्भर करता है। इसलिए पहाड़ों की मजबूती उसके बाहरी आवरण पर निर्भर करती है। उत्तराखंड के पहाड़ जो हैं वो ग्रोइंग स्टेज पर बताए जाते हैं। जैसे कि भूस्खलन में भी देखा जा रहा है कि वहाँ से लगातार अब पत्थरों की बारिश हो रही है। कई वीडियोज आप लोगों ने देखा होगा कि अब वहाँ से वो नहीं आता, दो हिस्सों में वहाँ से जो जब भूस्खलन होता है तो दो पार्ट में हो रहा है। एक पार्ट में पत्थरों की बारिश हो रही है, जब उसके नीचे से तुम जाओ, इसका मतलब क्या है कि पूरे पहाड़ में छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से पहाड़ नहीं बना है जो चट्टान अपने हिसाब से टिके हों। वहाँ पर ऐसा लगता है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर दूसरा, और उनके बीच में मिट्टी भर दी गई है। और जब ये बारिश हो रही है
तो क्या हो रहा है कि पत्थर पहले गिर जा रहे हैं अपने वजन की वजह से, और फिर मलबे के रूप में मिट्टी आ रही है। इस तरीके का एक सीन, इस तरीके का जो वहाँ से दृश्य आ रहे हैं, उनसे समझा जा सकता है कि पहाड़ की संरचना कैसी है। अगर मैं बात करूँ वही आटे की बात करूँ, आटे अगर कट्टे में आटा भी हो और उस कट्टे में तुम वो डाल दोगे, पानी डालते रहोगे, पानी डालते रहोगे, तो वो कट्टे से भी बहना शुरू कर देगा, रिसना शुरू कर देगा। वही हालत पहाड़ की हो गई है। पहाड़ में जो बारिश हो रही है और वो रिसना शुरू कर रही है, क्योंकि उसकी जो बाहर का आवरण है, मैंने जैसे पहले कहा कि कंटेनर जो होता है, जो कंटेन कर रहा है उसको, जो जिसमें अंदर रखा हुआ है वो आटा, उसके बाहरी आवरण कितना मजबूत है, तब तक वो टिक पाएगा जब उसकी मजबूती होगी बाहरी आवरण की। पहाड़ का बाहरी आवरण बहुत कमज़ोर है, उसमें केवल घास, झाड़ी और पेड़ पौधे हैं। अगर वो पेड़ पौधे, घास कट जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो बाहरी आवरण की ताकत उसको संभालने की नहीं रह जाती है। वो इतना मजबूत नहीं है कि पानी पूरा भी भर दो तो कितना ही भर दो फटेगा नहीं। वो जैसे कोई अगर स्टील या मेटल का कोई बर्तन हो, धातु का कोई बर्तन हो, अगर उसमें हमने आटा रख दिया तो कितना भी पानी डाल दो, आटा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर होते हुए निकल जाएगा। परंतु पहाड़ की स्थिति ऐसी नहीं है। पहाड़ का जो बाहरी आवरण है वो ऐसा है कि एक कुछ समय तक वो, जब बारिश होगी और जैसे आटा और पानी मिक्स होता है, वैसे ही वहाँ का जो मिट्टी और पत्थर आपस में पानी के साथ मिक्स होंगे, तो बाहर का जो आवरण है वो फट जाएगा और वहीं से भूस्खलन शुरू होता है। तो पहले तो हम लोगों को एक जनरली स्वीकार करना पड़ेगा कि पहाड़ का जो बाहरी आवरण भी है, अंदर की संरचना तो बहुत कमज़ोर है ही है, पर बाहरी आवरण भी उसका बहुत कमज़ोर है। वो रोक नहीं पा रहा, वो सहन नहीं कर पा रहा अगर उसके ऊपर ज़्यादा बारिश हो रही है। और उसी का परिणाम है कि पत्थरों की बारिश हो रही है, मलबा आ रहा है और वहाँ के खेत दब रहे हैं, वहाँ के घर दब रहे हैं। गाँव वाले इस चीज़ को भांपते हैं और वो अक्सर क्या कर रहे हैं कि जब उनको लग रहा है कि ऊपर से मलबा आ सकता है और गाँव दब सकता है, तो गाँव छोड़ दे रहे हैं और मवेशी को खोल दे रहे हैं। ये मवेशी को खोलकर अब वो तो कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो घर ही में रह जाती हैं। और जब गांव दब जाता है, गांव मलबे में तब्दील हो जा रहा है, तो उनके पास क्या बच रहा है? पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और बुरी हालत है गाँव वालों की। और इस स्थिति में वहाँ पर मदद क्या मिल रही है वो तो उन्हें वही बता सकते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ बता सकते हैं। पर खबरें ऐसी कुछ नहीं आ रही हैं कि कहाँ कितना लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ पर कितनी मदद पहुँच रही है, इसकी कोई खबर नहीं आ पा रही है। अब बात रही कि जब हम बात करते हैं पहाड़ों की, मैं आप बीती बताऊंगा कि 84-85 की बात है, यानी आज से लगभग 35-40 साल पहले की बात है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जो आज की डेट में ये कह सकते हैं कि येलो वो जो अलर्ट जारी करता है मौसम विभाग की बारिश होगी, तो इसी तरह की बारिश हुई थी। पहाड़ को बर्बाद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रेड अलर्ट की ज़रूरत पड़े। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में विशेषकर रहता है तो उसके लिए येलो अलर्ट भी बहुत खतरनाक होता है। वो तब अगर येलो अलर्ट शुरू के एक आध हफ्ते तक रहे, 2-4-5 दिन तक रहे, तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। परंतु अगर वो 10-15 दिन तक रहे लगातार येलो अलर्ट वाली बारिश और हल्की बारिश होती है, तो वहाँ की जो ताकत है मिट्टी की, वो सारा पानी पी जाती है। आपको लगेगा बारिश हो रही है, पानी कहीं बह ही नहीं रहा है। परंतु होता क्या है कि जो मिट्टी और कंकड़ से पहाड़ बना है, वो उस पानी को सारा पी लेता है। समझ लो कि आपके जो आटे का कट्टा है उसमें पानी बढ़ते जा रहा है। और स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक स्थिति ऐसी होती है, 10-15 दिन लगातार पानी बारिश हो गई और पानी बहा नहीं और उसी ने पी लिया, और वो भली येलो अलर्ट था, केवल बारिश थी हल्की और कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं थी। अगर उस बीच 10-15 दिन के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल लिक्विड में बदल जाता है, जो पहाड़ मिट्टी और कंकड़ का बना है, परंतु उसके जो बाहरी आवरण होते हैं उनमें उसको जो 10-15 दिन हल्की बारिश रही, तो वो धीरे धीरे उसको अपने को उस अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं कि जितना भी प्रेशर बनता है तो उसको रेसिस्ट कर लेते हैं और पहाड़ में भूस्खलन नहीं होता। परंतु जब अचानक उस येलो अलर्ट के बाद अगर केवल ऑरेंज अलर्ट भी होगा और बारिश थोड़ा तेज होगी, तो क्या होगा कि जो बाहरी आवरण होता है पहाड़ का, वो बिल्कुल भी उसको सहन नहीं कर पाता और फिर बहुत तेज भूस्खलन होता है। और यही मैं जो बता रहा था 35-40 साल पहले की बात, कि लगातार बारिश थी। जन्माष्टमी से जब आती है, तो जन्माष्टमी से कुछ 15-20 दिन पहले की बात होगी, और पहाड़ों में लगातार बारिश हुई। और बारिश होने के बाद अचानक एक दिन तेज बारिश हो गई, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट था। और बारिश हुई तो जो हमारा गांव था, उस मैं आपको इस चित्र में भी दिखाऊंगा इसमें, कि आप देख सकते हैं जो गांव है, इसके ऊपर चारों तरफ, गांव के ही चारों तरफ, अब ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है,
तो जहाँ जहाँ आबादी थी, जहाँ जहाँ मकान बने थे, उसको पूरा घेरा बनाकर पूरी जमीन दरक गई और दरार पड़ गई जमीन में। कहने का मतलब है कि अब वो खिसकने लग गई, उसका बाहरी आवरण खिसकने लग गया, और वो आवरण था गांव के चारों तरफ पहाड़ के ढाल पर। अब लोगों को, जैसे कि अभी इस समय लोग कर रहे हैं कि कहीं मलबा आ रहा है, कहीं दरार पड़ रही है, कहीं कुछ है, तो गांव छोड़ दे रहे हैं। तो हमारी स्थिति भी उस समय यही हुई कि लोगों ने मवेशी खोल दिए और घर छोड़ दिए और दरार से ऊपर वाली स्टेज में चली गई। अगर स्थिति तो तब भी खतरा थी, अगर मलबा वो खिसकता तो पीछे वाला मलबा और खिसकता, फिर भी लोग दरार से और अंदर चले गए, ऊपर पहाड़ों में चढ़ गए। और फिर एक और वहाँ जो थोड़ा सा मैं जो बात कर रहा था कि वहाँ के लोगों ने पहले इन परिस्थितियों से लड़ना कैसे है ये जानते थे। फिर लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि जब अगर ये दरार तो आ गई, अभी तो इतनी जल्दी खिसकेगा नहीं, क्योंकि हल्की दरार आई थी, करीब 1-2 इंच का गैप हो गया था, परंतु वो गांव ज़्यादा पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं था, वो थोड़ा तलहटी पर था, तो इसलिए वो जल्दी खिसका नहीं। और क्योंकि उसको नीचे ज़मीन जल्दी मिल जा रही थी, तलहटी जल्दी मिल जा रही थी, फिर भी खतरा बहुत बना हुआ था अगर बारिश तेज़ होती है। तो जब बारिश थोड़ी बंद हुई तो लोग इकट्ठे हुए, चिंतित थे सारे गांव के लोग, और कैसे किया जाए, मवेशी खोल के उस एरिया से बाहर कर दिए थे, गांव से बाहर कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी पेड़ हैं गांव के अंदर उनकी छटनी कर दी जाए। और फिर वही हुआ कि जितने भी पेड़ गांव में थे उनकी टहनियाँ काट दी गई और पूरी छटनी कर दी गई। भली उस छटनी का असर हो या उसके बाद क्या हुआ कि मौसम ने भी साथ दिया और उसके बाद धूप आ गई, और जो वो चीज़ पिघल गई थी मिट्टी, उसके बाद लगातार कई दिन तक धूप रही, तो जो मिट्टी पिघल गई थी वो फिर सूखनी शुरू हो गई, और जो दरार थी वो एज इट इज बनी रही और वो वैसे ही सूख गई। और फिर जो कई जगह ज़मीन ऊपर नीचे बैठ गई, करीब मैं बता रहा हूँ 2-3 इंच की दरार थी, और फिर कई जगह वो ज़मीन कुछ खिसकी भी, तो वहाँ तो सीढ़ीनुमा बन गई ज़मीन, आज भी उसी स्थिति में है वो। और बाकी जगह उसमें वो दरार में मिट्टी पत्थर और चीज़ भर गई, वो दरार अब बंद हो गई, परंतु वो स्थिति हमने अपने आंखों से देखी है। और तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, अब वो चीज़ों का जो अब हमने अनुमान लगाया कि वो गांव के ही चारों तरफ वो दरार क्यों आई, इतनी बड़ी दरार। तो ये समझ में जो मेरे आया एक नॉर्मली कि मुझे ऐसा लगा कि उस ज़मीन में जो गांव में मकान बने हैं या लोगों ने अपने घर के आगे पेड़ पौधे हरियाली बहुत ज़्यादा कर रखी थी, तो उसका कहीं ना कहीं वजन जो ज़मीन के बाहरी आवरण पर बड़ा, और इसलिए जो दरार थी वो पूरी गांव के चारों तरफ थी और उसी एरिया में थी। कहते हैं आटे और कट्टे का हमने उदाहरण दिया, अगर उस कट्टे पर अगर कट लग जाए तो फिर वो तो बिना बारिश के भी उससे आटा गिरना शुरू हो जाएगा। पहाड़ की स्थिति लगभग ऐसी ही हो गई है। यहाँ पर बारिश और जाड़ों में दोनों बार भूस्खलन होने की संभावनाएं उत्तराखंड के पहाड़ों में ज़्यादा होती है। उसका कारण यही है कि हमारी वो ज़मीन हम जो नीचे से काट दे रहे हैं, तो उसका जो कट्टे की बात कर रहा है, जो वो कंटेनर है जिसके अंदर वो पहाड़ को समाया है, रखा गया है संवार के, तो वो कट जाता है। और क्या होता है कि जैसे इसके ऊपर कोई हलचल होती है वैसे ही वहाँ से भूस्खलन शुरू हो जाता है। तो इसमें एक तो हमको कि उस कट्टे को आपने काट दिया, तो आप वहाँ पर कोई ऐसे आवरण लगा दो कि उसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो उसका वजन सहारने की ताकत हो। तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो पहाड़ को काटने के बाद, तो ट्रीटमेंट इतना मजबूत करो, उसके पूरे भूगर्भीय उसका अध्ययन करो कि कितना वजन इसके ऊपर से आ रहा है, तो उस वजन को बियर करने के साथ साथ जो आने वाले संभावित है बारिश और बर्फ का जो वजन होगा उसको भी वो हैंडल कर सके। इस तरह का ट्रीटमेंट करना जरूरी है कि लोग अपने जल जंगल जमीन के साथ साथ अपनी अचल संपत्ति से भी बेदखल हो रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को विकास में इन सारे नुकसानों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और पहली स्टेज ये होनी चाहिए कि इन नुकसान ना हो। दूसरी स्टेज है कि बांध बन रहे हैं, बांध में जमीन हमारी, पानी हमारा, और जैसे टेढ़ी डैम में बिजली उत्तर प्रदेश हो जा रही है। अब एक पंचेश्वर बांध बनाने की बात हो रही है और उसकी बिजली कह रहे नेपाल जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, दूसरे देशों में जाएगी। हमें अपने देश की ज़मीन को डुबोकर, अपने लोगों को डुबोकर, अपने लोगों को की ज़मीनें छीनकर हमको दूसरे देशों की चिंता हो रही है। क्या हम पाकिस्तानी के हित के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम नेपाल वालों के हित के लिए काम कर रहे हैं अपने, कि हम विकास कर रहे हैं? तो उसमें किसके लिए विकास कर रहे हैं? तो बड़े बड़े बांध बनाते हैं तो बात वही आ जाती है कि उसके आसपास जो भरे हुए पहाड़ हैं, वो समझो कि मिट्टी के भरे हुए या आटे से भरे हुए कट्टे हैं। कट्टे के अंदर अगर पानी जाता है तो फिर लुगदी की तरह बहता है, और ऐसे लुगदी की तरह अभी पहाड़ बहते हुए नजर आ रहे हैं जिसे हम मलुआ कह रहे हैं। तो वैसे ही ये बांध इन पहाड़ों को बनाएंगे, इसमें कोई भी दुराई नहीं है। तो हमको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जब हम विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे जो वहाँ पर रहे उन्होंने इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया। शायद गंगा भी ऐसी आई होगी जैसे बादल फटकर पानी गिर रहा है, या फिर ऐसा लगता है जो गंगा आ रही है हिमालय में लगातार ये बादल जाते हैं और वहाँ ठंडे होकर गिर जाते हैं फटके, और वही गंगा के रूप में बहते हैं। वो गंगा आज हिमालय के रूप में, बर्फ के रूप में वहाँ पर विद्यमान है, और जो पानी बह रहा है वो आपके पास लगातार आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हिमालय है। वहाँ पर बादल फटते ही नीचे आके जम जाता है और तबाही इतनी नहीं मचा रहा है। परंतु जब मौसम चेंज होता है, जब बर्फ भी पिघलने लग जाते हैं बहुत तेज़ी से, जो आजकल का मौसम है, और फिर
ये बादल फट और उससे भी नज़दीक दूर अगर बादल फट रहे हैं तो फिर वो पानी के रूप में होता है। उस पानी को नियंत्रण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पहाड़ों में इतनी ताकत है और इसलिए इतनी बड़ी तबाही हो रही है। तो इन सारी सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि जो बादल हिमालय पर तो रोज फट रहा है पर वो बर्फ के रूप में वहीं जमा हो जा रहा है। इस तरीके से निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, जिस तरह के जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, जिस तरह के पहाड़ के बाहरी आवरण पर हलचल मचा दी है, तो उससे ऐसा लगता है निश्चित तौर पर पहाड़ पर हलचल होगी। और जिस तरीके से हिमालय पीछे की ओर खिसक रहा है, तो जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि लगातार बर्फ के बादल फट रहे हैं और हिमालय का निरंतर हिमालय उनको रोक रहा है और वहाँ से जब पानी के रूप में पिघल के हमें ये नदियाँ मिल रही हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ भी जहाँ ये बर्फ के रूप में गिर रहा है टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि फिर हमारे हाथ केवल मलुआ आएगा, पत्थर आएगा, कंकड़ आएंगे, ये पानी भी सूख जाएगा क्योंकि वहाँ पर इतना टेम्परेचर होगा कि बर्फ गिरने के बजाय सीधे पानी गिरेगा। बर्फ को रोका जा सकता है परंतु पानी गिरते ही बह जाता है, जो बाढ़ का रूप ले रहा है, जगह जगह भूमि का कटाव कर रहा है और जगह जगह तबाही मचा रहा है। अगर यही बर्फ के रूप में गिरा होता तो एक स्टोरेज हो जाती, ऑटोमेटिक स्टोरेज हो जाती। बर्फ का गिरना मतलब हम एक प्राकृतिक रूप से पानी का वहीं पर स्टोर होना और जो धीरे धीरे पिघल के हमें मिलता है। तो इस बात का भी ध्यान हमें देना पड़ेगा कि कैसे पहाड़ों का टेम्परेचर गिराया जाए। अगर हमें इन आपदाओं से बचना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहाड़ में कि जुलाई से ही इतनी ठंड हो जाए कि बर्फ वहाँ पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाए, जो कि भूस्खलन हो रहा है ये तब घटाया जा सकता है। इसमें सहायक हमारा जो ये क्लाइमेट चेंज है ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अगर यही पानी यही बादल जो फट रहे हैं ये बर्फ के रूप में गिरते तो वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता, बर्फ कई दिन तक टिकी रहती और जमीन में नमी बनी रहती और वो जमीन की जो आर्द्रता है, जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने में सहायक रहता। जो उन्नति की डिग्री है वो विनाश की ओर डिग्री है, क्योंकि इस साल जितना भूस्खलन, जितना तबाही बाढ़ से ये से हो रही है, मलबे से, वो अगले साल और ज़्यादा होगी। कारण जो मैंने आपको बताए, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, जो पानी ने बर्फ के रूप में आकर पहाड़ पर रुकना था वो पानी पानी के रूप में आ रहा है और पहाड़ में तबाही मचा रहा है और पहाड़ को इतना कमजोर कर दिया गया है कि उस पानी को वो वजन सहन ही नहीं कर सकता। बर्फ तो क्या करेगा कि बाहरी आवरण बनाकर अपना वजन को खुद सहन कर लेगा, हैंडल कर लेगा, परंतु पहाड़ के पास पानी को के वजन को सहन करने की ताकत नहीं थी पहले भी। और अब तो उसमें हमने अनियोजित निर्माण और इस तरीके से जो विकास के नाम पर हम गतिविधियां कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, उसने स्थितियां बिगाड़ दी हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि आगे और भी विनाश बढ़ेगा। इस सब में आपकी क्या राय है? आप अपनी टिप्पणी भी इस वीडियो में देते रहना। से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।